नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज का दिन अहम दिन है, भारत के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए हैं 3 दिन के दौरे पर। कल गणतंत्र दिवस है, मुख्य अतिथि हैं। लेकिन आज का दिन अहम दिन दोनों देशों के इसलिए है क्योंकि आज द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। कई अहम मसलों पर समझौते हुए। परमाणु डील, अब उसे अमली जामा पहनाया जाता दिख रहा है। डिटेल्स अभी आ रही हैं, धीरे धीरे छनकर आ रही हैं। किसके हित ज्यादा सधे, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि डिप्लोमेसी, कूटनीति में कहा जाता है देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। कोई आपका स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता। देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। आपके हित जो होते हैं वही स्थायी होते हैं। तो किसके हित सधे हैं? परमाणु डील पर क्या भारत थोड़ा पीछे गया है या अमेरिका को झुकना पड़ा? इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर क्या जो चीन और अमेरिका भारत पर दबाव बना रहे थे, उस दबाव के अंदर आ गए हम, या हम डटे रहे और अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे? और अगर जहां तक बात है सुरक्षा परिषद की, वहां पर स्थायी सदस्यता की पुरजोर वकालत की है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है आज अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। इसके अलावा निवेश का जो सवाल है, $500 बिलियन, ये बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स हवा में उछाली जाती हैं। क्या उतना पैसा आएगा? निवेश पर हम कितने आगे बढ़े, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी सबसे बड़े इवेंट मैनेजर हैं? चाय पर चर्चा भी कर डाली। हैदराबाद हाउस का इतना खूबसूरत लॉन भी है। बहुत सालों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम था कि इतना खूबसूरत लॉन भी है, क्योंकि सिर्फ उसकी इमारत पर ही कैमरा की निगाहें गड़ी होती थी, कोई भी आता हो। लेकिन आज मोदी ने वहां पर टहलकर उस खूबसूरत नजारे से मुखातिब भी करा दिया पूरे देश को। और ओबामा के दौरे से भारत को क्या मिला, यह भी अहम सवाल। इनके जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर जब प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मिले, तो इस खास मौके के लिए नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल को दरकिनार कर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी के साथ प्रेसिडेंट ओबामा का भव्य स्वागत हुआ। ये तस्वीर भी टेलीविजन पर पूरे वक्त छाई रही। इसके बाद बराक ओबामा का राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि देना हो या फिर हैदराबाद हाउस में बातचीत के लिए मिलना, कैमरे हर वक्त दोनों को कैद करते रहे। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी तो इस बात को लेकर रही कि लंच के बाद दोनों नेताओं ने हैदराबाद हाउस के लॉन में वॉक द टॉक किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति तक को चाय पिलाकर सुपर पावर से अपनी दोस्ती की नई तारीख लिख दी। At the beginning of this year, we start a new journey. Let me welcome you once again, Mr. President. It is a great pleasure to have you with us. Thank you very much. अमेरिका और भारत के रिश्तों में नया अध्याय लिखे जाने की अटकलों के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर निकले, तो दोनों नेताओं की जुबान पर दोस्ती का नया पैगाम था। को रिसीव किया एयरपोर्ट पर, ये खास मित्रता क्या है आप दोनों की? और आज जब आप दोनों मिले प्रधानमंत्री जी, तो किन बिंदुओं पे बात हुई, कौन सी बातें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? थैंक यू। जहां तक बातों का सवाल है, पर्दे में रहने दें। मेरा प्यार बारा नमस्कार। Mr. Prime Minister, thank you for the invitation to join the people of India on Republic Day. I am honored to be the first American president to attend this celebration. At the White House, we agreed to take this partnership to a new level. We advanced that work today. Prime Minister Modi, thank you for hosting me, including our chai pe churcha. साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी और ओबामा ने साफ किया कि न्यूक्लियर डील पर भारत और अमेरिका पूरी मजबूती और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने को प्रतिबद्ध है। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि 6 वर्षों से अटके भारत अमेरिका परमाणु करार का क्या हुआ। लेकिन एक बात तय है
कि नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की दोस्ती दिन भर चर्चा में रही। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि बराक ओबामा से नरेंद्र मोदी की निजी केमिस्ट्री का फायदा क्या बीजेपी को दिल्ली के चुनाव में भी मिलेगा? रमन कुमार के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इस चर्चा में शामिल हैं कुछ खास मेहमान। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, वरिष्ठ नेता भी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश हैं, साथ ही साथ जेके त्रिपाठी साहब, जाने माने डिप्लोमैट, और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार आज हैदराबाद हाउस में जो ये समझौते हुए हैं इनको ट्रैक कर रहे थे। बड़ी सफलता के रूप में पेश किया जा रहा है संजीव, परमाणु करार को अमली जामा पहना दिया गया आज। अब इसमें हम लगातार पूरे दिन ये चर्चा कर रहे थे, फ्लैगिंग और ट्रैकिंग की जहां तक बात है उस पर आईएए गाइडलाइंस को ही मानेगा भारत, ये हमारा रुख था, रवैया था। क्या हम इस पर डटे रहे, ये सेंस मिली है, और साथ ही साथ लायबिलिटी क्लॉज को लेकर सप्लायर की जवाबदेही है या प्रोवाइडर की या दोनों की? अभी जो विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता हो रही थी उसमें सेंस ये मिली कि सप्लायर्स और प्रोवाइडर्स दोनों आएंगे इसकी जद में, और एक 750 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट किया जाएगा। थोड़ा तफसील से बताइए दर्शकों को, किसके हित सधे परमाणु करार को लेकर? देखिए, जैसा कि होता रहा है, कई ऐसे मसले हैं जिसको कि यूपीए सरकार ने शुरू किया था, लेकिन पूर्णाहुति तक एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने पहुंचाया है और क्रेडिट उसे मिली है। और ऐसा लगता है कि ये जो परमाणु करार था, इसे 6 सालों बाद कहीं न कहीं इसके पूर्णाहुति तक पहुंचाने का श्रेय भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को जाएगा। जो दो बातें थी जिसको लेकर गतिरोध बरकरार था, वो पहला, जैसा कि आपने बताया संदीप, वो सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल। अब ये जो लाइबिलिटी यानी कि आपको हर्जाना भरना पड़ेगा अगर कोई दुर्घटना होती है, इसको हमने एक बिल के तौर पर संसद में लाया, कानून बना दिया और भारत पीछे नहीं हट सकता था। पिछले दिनों लंदन में इस पर बातचीत दोनों पक्षों के बीच हुई और वो एक प्रिपरेटरी मीटिंग, जैसा कि डिप्लोमेटिक शब्दावली में कहा जाता है, वो थी, और तय कर दिया गया कि एक ऐसा कॉर्पस फंड बनाएगा इंश्योरेंस पूल की तरह, जिसमें कि पैसे डालने वाले वो भी होंगे जो कि सप्लायर हैं और वो भी होंगे जो कि ऑपरेटर हैं, यानी कि एक मिला जुला फंड होगा। और वो तय कर देगा कि अगर दुर्भाग्यवश इस तरह की कोई घटना होती है तो अकेले देनदारी जो है वो सप्लायर की नहीं रह जाती है, कहीं एक बीच का रास्ता अमेरिका को दिया गया। वही अमेरिका ने इस बात पर सवाल खड़ा किया था कि आपको हमारे टैगिंग एंड फ्लैगिंग के नियमों के तहत आना पड़ेगा, और अगर आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के उस क्लॉज को फॉलो भी करते हैं तो भी आपको हमारे क्लॉज को भी फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि हम ध्यान रखेंगे कि हमने जो ईंधन बेचे, हमने जो रिएक्टर बेचे, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। भारत ने कहा जी नहीं, ये तो नहीं हम कर सकते हैं, तो सीधी भाषा में एक ही रेगुलेशन को मानेंगे, चाहे वो IAEA का हो। सीधी भाषा में छोटा सा जवाब चाहूंगा, संजीव। एक दो कदम पीछे हटे और दोनों कदम दोनों ने पीछे हटे और फाइनली तय कर दिया गया कि इसे सक्सेस बना दिया जाए। आपने मेरा सवाल ही छीन लिया, और यही सवाल अगर मैं अखिलेश बाबू आपसे पूछूं कि परमाणु करार पर एक कदम भारत भी थोड़ा पीछे हटा लायबिलिटी क्लॉज की जहां तक बात है, एक कदम या बल्कि मैं कहूं 2 कदम अमेरिका पीछे हट गया ट्रैकिंग और फ्लैगिंग की जहां तक बात है, तो क्या यह विन विन नहीं हो गया? क्या यह देश हित में हुआ? अखिलेश बाबू। देखिए, अभी बहुत सी चीजों पे चर्चा और मंथन होता रहेगा 2-4 दिनों तक। देश के एक्सपर्ट इसके बारे में बताते रहेंगे। जो आज अभी विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सी चीजों का डिटेल में खुलासा हुआ। जो ट्रैकिंग का है, ये जो नॉन मिलिट्री हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, उसका तो पहले से पूरे दुनिया के पावर प्लांटों का ट्रैकिंग होता है, कोई नई बात नहीं है। अमेरिका उसमें अपना चाहता था कि हम जो बेचेंगे या हम जो सप्लाई करेंगे या हम जो अपना पावर प्लांट लगाएंगे उसका हम करेंगे। वो अमेरिका अपना टर्म्स कंडीशन चाहता था, वो सिर्फ उस पे जिस पे अमेरिका के द्वारा जो सप्लाई होगा या बनाया जाएगा। तो अगर उसको बदल रहे हैं तो अमेरिका के लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात जो आपने कहा है कि बिल एक एग्रीमेंट हुआ, ये ऑलरेडी जो एक एग्रीमेंट में एक जो पॉइंट था उसको थोड़ा डाइल्यूट किया है, क्योंकि उस पॉइंट ये देश हित में हुआ कि नहीं अखिलेश बाबू? कुछ कंपनियां खासतौर से
अब देखिए चीजें निकल के आने दीजिए। अभी ये हमारा देश, देखिए कोई भी प्रधानमंत्री होगा, हम अपेक्षा करते हैं कि वो देश हित सर्वोपरि रखेगा। हम किसी की नाहक निंदा भी नहीं करेंगे। ये देखिए यही भारतीय राजनीति पार्टी के बियॉन्ड उठ करके प्रधानमंत्री नहीं अखिलेश बाबू, ये भारतीय राजनीति का, लेकिन ये एक बड़ा रोचक पहलू है। शाहनवाज भाई आपकी तवज्जो चाहूंगा, ये भारतीय राजनीति का एक बड़ा रोचक पहलू नहीं है कि जिस करार की शुरुआत यूपीए सरकार, कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने की, आप उस वक्त मुखालफत किया करते थे, आज आप उसे अमली जामा पहना रहे हैं, अपनी एक अचीवमेंट के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो कांग्रेस उसमें मीन मेक निकालने की कोशिश कर रही है। आप दोनों पक्ष क्यों नहीं मान लेते? कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर परमाणु करार को अपने अमली जामे तक, अंजाम तक पहुंचा दिया, बात खत्म। मुझसे पूछा आपने? नहीं, मैं अब शाहनवाज भाई से ये चाहूंगा जवाब। कोई खिलाफ, अच्छा जी खिलाफ की बात नहीं थी उसमें। हम लोग कुछ राष्ट्रीय हित जोड़ना चाहते थे और उसको, जैसा आपने कहा कि कुछ क्लॉज थे जिस पर हमें एतराज था, उसको ठीक किया गया है। लायबिलिटी पहले नहीं थी, लायबिलिटी सिर्फ भारत की बन जाती थी। जब उसको ठीक किया गया तो उसको आगे बढ़ाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से कोई न्यूक्लियर डील एकदम ना हो, इसके हम कोई खिलाफ नहीं थे। हमने तब भी कहा था कि भारत का पक्ष कमजोर नहीं होना चाहिए। और जब उन चीजों को हमने ठीक, अरे हम पार्लियामेंट में हम थे, याददाश्त आपकी आ रही है। ट्रैक तो हम करते थे ना आपको, पार्लियामेंट में ट्रैक तो हम करते थे आपको। एक पल मुझे याद है। हाँ नहीं, ट्रैक आप करते थे, हम ट्रैक हो रहे थे ना आपसे, हमें याद है उसका। हमें आप कमाल कर रहे हैं। ट्रैकिंग पर आज आपने अपनी बात मनवा ली शाहनवाज याद भाई, नहीं है। ट्रैकिंग पर आज आपने अपनी बात मनवा ली। आइए गाइडलाइंस के तहत ही काम करेंगे, कैनेडियन मॉडल ही चलेगा। ट्रैकिंग पर बात मनवा ली आपने? नहीं, हमने कहा ना कि जो चीजें, जो एतराज हमारे थे उस पर भारत की तरफ से चर्चा हो रही थी, एक सफलता मिली है। और ये सही है कि हमारे देश में जिन चीजों की कई जगह न्यूक्लियर रिएक्टर लग रहे हैं, लेकिन जो उसमें एतराजात हैं, जो उसमें कमियां हैं, उसको दूर करना सरकार का पक्ष है। और उस पक्ष पर मजबूती से हमने अपनी बात को रखा है और उसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। सही है कि अभी आज जब दो देशों के बीच की बात है, कोई बीजेपी कांग्रेस की तो बात नहीं है। अखिलेश जी ने अगर इसका स्वागत किया तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर कोई बीजेपी कांग्रेस का समझौता नहीं हो रहा, बल्कि हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच का समझौता है। बिल्कुल, और यही राजनीतिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। बैठकर इस पर निर्णय कर रहे हैं, अपेक्षा की है राष्ट्रहित की। आज उनकी जो पर्सनल केमिस्ट्री दिखी है, उसका फायदा दोनों देश को होगा। नहीं, केमिस्ट्री की तो बात करेंगे, अभी फिजिक्स की भी बात करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय हितों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय हित अभी फाइन प्रिंट नहीं सामने आया है। उर्मिलेश, क्या अभी ये जल्दबाजी होगी कि हो गया भाई परमाणु करार, बल्ले बल्ले? ये बातें हमने 2008 में भी देखी थी, आज हम 2015 में हैं। हमें फाइन प्रिंट का भी अभी इंतजार करना होगा क्या? इसको अमली जामा पहनाना, और ये 2% ही है हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का, इस बात पर भी हमें ध्यान देना होगा। देखिए, बिल्कुल मुझे भी लगता है कि जब तक हम पूरे डॉक्यूमेंट को ना देख लें कि उसमें क्या है और क्या उसके पहलू जोड़े गए हैं, क्या घटाए गए हैं, कैसे उसको फ्रेम किया गया है, तब तक निर्णायक तौर पे कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये ऐसा हुआ है जैसा कहा जा रहा है, तो ये कोई नया नहीं है। रूस और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो पहले ही, हमारा फ्रांस के साथ, कनाडा के साथ कोई ऐसा ये बड़ा अचीवमेंट नहीं है। ये तो ये है कि एक एक्सट्रीम पोजीशन अमेरिका ले रहा था, और अमेरिका ले रहा था इसलिए कि अमेरिकी कंपनियां ले रही थी, और वहां के जो बड़े थैलीशाह हैं जो भारत में पूंजी लगाना चाहते हैं परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, वो चाहते थे कि उनको किसी डिजास्टर के स्थिति में, किसी बड़ी दुर्घटना की स्थिति में वो कानून न लागू हों जो अमेरिका में लागू होते हैं, जो कनाडा में लागू होते हैं, जो दूसरे और जो विकसित देश हैं वहां लागू होते हैं। तो भोपाल करके वो चले गए, पैसा भी नहीं देना पड़ा। अब समझ में आ रहा है कि कहीं दोबारा इस बार भारतीय सरकार नहीं बख्शेगी। बिल्कुल वहां पर तो असल मसला वही है कि भैया आप विकसित दुनिया के नागरिकों के लिए अलग कानून चाहते हैं, भारत
या जो विकासशील देश हैं उनके लिए अलग कानून और चाहते ये हैं। कॉर्पस भी कैसे बनेगा, अभी प्रीमियम डिसाइड नहीं हुआ, ये देखना भी बाकी है, कहां से आएंगे ये देखना बाकी है। और बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि आखिर उसमें किस तरह के इंश्योरेंस पुल का कोई समझौता हुआ है, वो इंश्योरेंस पुल किसकी तरफ झुका हुआ है, भारत की तरफ, अमेरिका की तरफ, या उसके लिए हम इंतजार करेंगे, उसके लिए हम इंतजार करेंगे। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती में एक नया अध्याय, एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है? और उसी से जुड़ा सवाल यह है कि क्या सबसे बड़े इवेंट मैनेजर हो गए हैं नरेंद्र मोदी भी? फोटो ऑप कैसे दी जाती है, चर्चा कैसे बनती है, सुर्खियां कैसे बनती हैं, हेडलाइन कैसे बनती है? नरेंद्र मोदी से सीखे कोई अगर सीखना चाहे तो। त्रिपाठी साहब, आप सालों साल डिप्लोमेट रहे, आपने ये खेल देखा है जी। आपको कभी याद पड़ता है कि भारत में, वो हैदराबाद हाउस हो, राष्ट्रपति भवन हो, कहीं भी बागीचे में दो राष्ट्राध्यक्ष ऐसे टहल रहे हों, चाय की चुस्कियां ले रहे हों, उसके बाद परमाणु करार अंजाम तक पहुंच गया, अमली जामा उड़ा दिया गया है उसे, ये खबर आ जाए? परफेक्ट इवेंट मैनेजमेंट, परफेक्ट फोटो ऑप। देखिए, मैं एकदम सहमत हूं कि ये फोटो ऑप है, ये इवेंट मैनेजमेंट है, क्योंकि इतना बड़ा समझौता है, इतनी बड़ी ऑब्स्टिकल जो थी वो एकाएक चाय पिला करके या बागीचे में टहला के नहीं दूर हो सकती। उसके लिए पहले से जमीन तैयार की गई थी, लंदन से लेकर के अब तक। आपको जहां तक याद होगा कि लंदन के बाद जहां ये स्टेलमार्क हुई थी, उसके बाद इनको पीयूष गोयल को ये सौंपा गया था काम कि आप एनर्जी के उसमें आप, ये तो सर पर्दे के पीछे की बात हो गई। आगे तस्वीर क्या आ रही है कि बागीचे में घुमाया और परमाणु करार को अमली जामा पहना दिया, ये झूले पर झुलाया चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को, और एक नया अध्याय जुड़ गया भारत चीन रिश्तों में। मेरा सवाल सर ये है, नहीं वो तो जो पब्लिक पोस्चरिंग होती है, प्रोजेक्ट ये लोगों को, आम लोगों को एक संदेश देना, प्रोजेक्ट तो ये किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मैजिक वैंड घुमाया और हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। पब्लिक को भी ये मालूम होना चाहिए कि इन सब कामों में काफी वक्त लगता है, धीरे धीरे प्रगति होती है। और जैसा कि अभी बताया अखिलेश जी ने भी, ये चीजें शुरू थी कांग्रेस गवर्नमेंट से, इनको अमली जामा अब पहनाया गया। नहीं, सवाल ये है, अखिलेश बाबू आप बीच में इंटरजेक्ट करना चाह रहे थे, वो नरेंद्र मोदी 8 महीने पहले तक जिनसे कन्नी काटते घूमते थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता, आज गलबैया करने को आतुर दिखते हैं, गले लगाने के लिए तैयार दिखते हैं। तस्वीरें ये बात कह रही है। अपने आप को मार्केट करने में बेहद कामयाब नहीं साबित हो रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी? पहले मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, आप बुरा ना मानेंगे। नहीं, एक एग्रीमेंट न्यूक्लियर डील पे हो चुका है। हाँ। उस एग्रीमेंट की धारा 16 को डाइल्यूट किया जा रहा है, कोई नया एग्रीमेंट नहीं हो रहा। मैं तो अमली जामा कह रहा हूं, पार्लियामेंट से एग्रीमेंट हो चुका है। मैं सर इसीलिए अमली जामा नहीं हो, कंफ्यूज आप कर रहे हैं। उसी को मैं सरलीकरण से समझा रहा हूं। प्लीज उसी को मैं सरलीकरण से समझा रहा हूं। अमली जामा अमेरिका के साथ पहनाया जा रहा है और देश तो हमारे साथ काम कर ही रहे हैं इस पे। हाँ। तो जो एग्रीमेंट बीजेपी हमसे नहीं होने देना चाहती थी, जिसका पार्लियामेंट में विरोध किया, जिसके हमारे एक साथी ने समर्थन वापस लिया, उस एग्रीमेंट का जिसका कोट निंदा करती थी, उसके एक आर्टिकल को बदला जा रहा है, उसमें तरमीम किया जा रहा है, जिससे अमेरिका की कंपनियों को जो हर्डल्स प्रॉब्लम्स दिखती थी वो दूर हो जाए। ये लब्बे लबाब जो अभी तक बातचीत से समझा गया है, वो ये है न्यूक्लियर डील पे। जो दूसरी बात ट्रैकिंग की है वो ये है कि एक जबरदस्ती का थोपा जाने वाला कि हम ये देंगे तो हम आपको ट्रैक करेंगे जी। वो इसलिए कहा जाता है कि देखिए हम अपनी बात से एक पीछे हट गए। जब एक एग्रीमेंट ऑलरेडी हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से है न्यूक्लियर चीजों पे, तो वो हमें ट्रैक करेगा जो एग्रीमेंट के मुताबिक। मैं आपकी बात समझ गया, आपने मेरे मूल सवाल का पर जवाब नहीं दिया, आप मेरे सवाल को थोड़ा घुमा गए। मोदी की इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में मैं ये पूछ रहा था। बात कर रहे हैं भारत अमेरिका दोस्ती की, नरेंद्र मोदी की। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह,
उर्मिलेश जी और साथ ही साथ जेके त्रिपाठी लगातार बने हुए हैं। शाहनवाज भाई, सीधा सा सवाल, जवाब मुझे अखिलेश जी से तो नहीं मिला। 8 महीने पहले तक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेता कन्नी काटते दिखते थे नरेंद्र मोदी के नाम पर, आज सब गलबैया करने को आतुर दिख रहे हैं। कमाल की इमेज मेकओवर की है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जी ने इमेज मेकओवर नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी जो थे, हैं और रहेंगे। जनता ने उनकी इमेज ऐसी बनाई है, एक मजबूत लोकतंत्र का, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे ज्यादा वोट से चुना हुआ नेता, जिसको पूर्ण बहुमत प्राप्त है बहुत दिनों के बाद। तो जब आपकी लोकप्रियता होती है देश में तो दुनिया उसकी कदर करती है। और नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। इंडिविजुअल का सवाल नहीं है, सवाल है भारत के एक मजबूत नेता और मजबूत प्रधानमंत्री से रिश्ते का। तो अमेरिका भारत से अच्छा रिश्ता चाहता है, वो बात मानी, अमेरिका की ये भी जरूरी है, और भारत भी अच्छा रिश्ता चाहता है। वो बात मानी, इसलिए वो बात मानी, वो बात मानी। मैं ये जो पूछ रहा हूं ना आपसे, देखिए अब हैदराबाद हाउस में आप भी वाकिफ हैं प्रोटोकॉल से, मैं भी हूं। हैदराबाद हाउस में लॉन तो कभी बागीचे भी इतने खूबसूरत हैं एक आम आदमी नहीं जानता था। उस बागीचे में टहलते हुए जाते हैं, चाय की चुस्की, चाय पर चर्चा भी हो जाती है, कैमरा भी वहीं हो जाते हैं। आपको पता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री थी कैमराज की भी, कुछ 2 ही कंपनियों के कैमरा, दूरदर्शन के, एएनआई के कैमराज अलाउड थे। तो कैमरा भी सही मौके पर, सही जगह पर इस फोटो ऑप को कैप्चर करने के लिए लगे हुए थे। तो एक इवेंट को, एक किसी भी शिखर वार्ता को किस तरह से मार्केट किया जाए, ये नरेंद्र मोदी से सीखना होगा। आज बहुतेरे यहां पर ऐसे शख्स भी आए जो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं। मैंने उनसे कहा अब आने वाले दिनों में शायद अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा। ये नया पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक इडियम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। देखिए दौर क्या है, यहां तो सवाल यह है कि अगर कैमरा अलाउ न करें तो आप कहें कैमरा अलाउ नहीं हुआ। और उर्मिलेश जी जो पहले प्रिंट के बड़े पत्रकार रहे हैं, अब कैमरे पे भी, इलेक्ट्रॉनिक में भी आते हैं, डिबेट करते हैं। तो इस बात को समझ सकते हैं कि जो बातें हो रही हैं, अगर ये ब्रीफ किया जाता, बड़ा कॉर्डियल रिलेशन था, बड़ी अच्छी बातचीत हुई, तो आप कहते देखिए इन लोगों ने कैमरा तक वहां से हटा दिया था। अब हम लोगों ने, अगर न्यूज 24 पे वो फुटेज दिख रहा है, आपकी सुविधा के लिए अगर वो फुटेज आया और देश के लोग जानना चाहते हैं, ढकी छुपी बात नहीं, क्या बातचीत हो रही है, देश को जानने का अधिकार है। और अगर नरेंद्र भाई ने इसको काबिलियत पर दाद देता हूं, इसको मुहैया कराया, हाँ। तो आप ये कह रहे हैं ये इवेंट मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट नहीं है, ये नया युग है। हाँ। नए युग में ढकी छुपी बात नहीं होती। हाँ। मैं तो एक चैनल पर था, वहाँ बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट भी बैठे हुए थे। हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि कांग्रेस की बॉडी लैंग्वेज और मेरी दोनों प्रवक्ता की बताइए कैसी लग रही है। हाँ। जब आप मोदी जी ओबामा जी की बता रहे हैं, तो अगर आज तो अलग अलग चैनल पर अलग अलग डिबेट है। हाँ। मैं आपके यहाँ आया हूँ, मैं कह सकता हूँ कि अभी जो डिबेट कर रहे हैं आप, उसमें अगर कैमरा नहीं होता तब आप क्या कहते? कहते केमिस्ट्री कैसी थी, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, लॉन में कैसे घूमे। मैं समझता हूं खाने के अलावा तो सब फुटेज आपको मिला है। हाँ। और देश, लोकतंत्र तो यही है, देश के लोगों को जानने का पूरा अधिकार है कि हमारे प्रधानमंत्री उनसे कैसे मिलते हैं जी। तो नरेंद्र भाई ने एक बार कहा था कि न नजर झुका के मिलेंगे, न नजर ऊंची करके, बराबरी में बात करेंगे। तो अमेरिका भी एक लोकतंत्र है, बड़ा देश है, भारत भी एक बड़ा देश है, दोनों के राष्ट्राध्यक्ष मिले हैं, तो बराबरी में बातचीत हुई है। इससे मैं भी खुश हो रहा हूँगा और अखिलेश जी को भी गर्व हो रहा होगा। बिल्कुल, मेरे भी प्रधानमंत्री और अखिलेश जी के भी प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री, आज तो कोई नेता पार्टी का सवाल नहीं, पैकेजिंग देश का सवाल है। नहीं, और आज मैं मानता हूँ सर, लोगों के बीच में गर्व हुआ है। बिल्कुल, हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है जो बराबरी से बात करता है। जी, ये गौरव की बात है, गर्व की बात है। बिल्कुल मैं इसे फेस वैल्यू पर ले रहा हूं। लेकिन इस पैकेजिंग में आज एक दिक्कत भी आई उर्मिलेश। दिक्कत ये आई कि हम जिसे एक ऐतिहासिक दौरा, समझौता बता रहे हैं और मान भी रहे हैं, अमेरिकी पत्रकारों का जब नंबर आता है, एक अमेरिकी पत्रकार, एक भारतीय पत्रकार,
सिर्फ एक एक सवाल की इजाजत थी। भारतीय सरजमी पर सवाल पूछा जाता है यमन से जुड़ा हुआ, यूक्रेन से जुड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ शको शुबा भी, शंका भी। हमारा तो देखो डीएनए ही, हमारा काम है सवाल उठाना। उर्मिलेश, शको शुबा भी होने लगता है कि जिस तरह से हम इस समझौते को ले रहे हैं, अमेरिका में भी वैसा ही रिसीव किया जा रहा है क्या? वो समझौते से जुड़ा सवाल नहीं पूछते, वो यमन और यूक्रेन का सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। देखिए, मुझे लगता है कि 2-3 पहलू अभी की बहस में आए हैं। एक तो जो मोदी जी की स्टाइल, जिसको आप कह रहे हैं शोमैनशिप, ये आप ही नहीं कह रहे हैं, उस पार्टी के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी वो भी कह चुके हैं कि मोदी जी इवेंट मैनेजर या इवेंट मैनेजमेंट उनका बहुत जबरदस्त होता है। ये स्वयं आडवाणी जी कह चुके हैं। आडवाणी जी के प्रति बहुत श्रद्धा करते हैं भाई शाहनवाज, और मोदी जी भी करते हैं। तो ये कोई आप ही नहीं कह रहे हैं, वो भी कह चुके हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जिस तरह का असर्टिव एक व्यक्तित्व है, उनकी एक शख्सियत है, वो पहले की प्रधानमंत्री, खासकर डॉक्टर आपने असर्टिव जो शब्द इस्तेमाल किया, यहां दर्शकों को मैं बता दूं, और मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूं कि दुनिया में किसी भी नेता ने, राष्ट्राध्यक्ष ने आज तक अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को, पूरा नाम उनका बराक हुसैन ओबामा है, बराक नहीं बुलाया। तो आज बराक बुलाया नरेंद्र मोदी। तो ये उनकी स्टाइल है। देखिए, ये उनकी स्टाइल है, वो निकटता दिखाना चाहते हैं। लेकिन मैं संदीप बता दूं कि जो दुनिया भर में, मैं तो डिप्लोमेट नहीं हूं, लेकिन दुनिया के जो बेहतरीन डिप्लोमेट्स हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जो जर्नल्स में कॉलम लिखते हैं, वो भी मानते हैं कि पूरी दुनिया में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसमें व्यक्तिगत केमिस्ट्री काउंट करती है। लेकिन इसकी व्याख्या न तो इमोशनल ढंग से हो सकती है, न तो मैकेनिकल ढंग से हो सकती है। उसका इजहार बड़े बड़े नेताओं के पत्रकार के सवाल में भी मिला क्या? सर, एक सेकंड। बड़े बड़े नेताओं के रिश्ते बड़े अच्छे रहे, लेकिन जब मौके आए तो रिश्ते ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। ये हम देख चुके हैं वेस्ट एशिया में, ये हम देख चुके हैं लैटिन अमेरिका में, ये हम देख चुके हैं यूरोप में भी। तो मेरा ये कहना है कि ये जो व्यक्तिगत रिश्ते के आधार पर डिप्लोमेटिक पूरी बिल्डिंग बनाने की बात है, वो महत्वपूर्ण है। कई बार वो 10% काउंट करता है, कई बार 70% काउंट करता है, कई बार 0% उसका रोल होता है। असल मुद्दा है, और अमेरिका जैसा देश शुद्ध रूप से अपने राजनीतिक, अपने व्यापारिक रिश्ते देखता है और उसी की रोशनी में रिश्तों की बुनियाद रखता है। दूसरी बात जो आप अभी कह रहे थे कि जो सवाल पूछा गया, यमन का, यूक्रेन का सवाल पूछा। अब मेरा कहना है कि जब एक विदेशी एजेंसी का करेस्पॉन्डेंट पूछता है, मुझे पत्रकार की मंशा पर कोई सवाल उठाने या उस पर शक करने की मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन सवाल इस बात का है कि भारत के साथ आपके एक रिश्ते बन रहे हैं, एक नई चीज आ रही है, उस पर कोई सवाल करने के बजाय आप भारत भूमि पर रूस को केंद्रित सवाल करते हैं, खासकर यूक्रेन का सवाल। तो नेचुरली एक आशंका, क्योंकि इस तरह के आप जानते हैं सवाल पूछवाए भी जाते हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी में सवाल पूछवाए जाते हैं। हाँ। तो क्या भारत की जमीन पर रूस के खिलाफ कमेंट करने की एक गुंजाइश बनाना चाहता था अमेरिका? ये बहुत अहम पॉइंट उठा रहे हैं शाहनवाज हुसैन। अमेरिकन एक मिनट सर, शाहनवाज हुसैन, आपको ये रिस्पॉन्ड करना होगा। आज दरअसल क्या हुआ कि अमेरिकी पत्रकार एक सवाल पूछते हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भारतीय जमीन पर भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस के राष्ट्रपति पर सीधा हमला करते हैं। क्या आज यह डिप्लोमेटिक फौपा हो गया? यह चूक हो गई, राजनीतिक कूटनीतिक चूक हो गई क्या आज? संदीप जी, पत्रकारों पर सवाल उठाने का मेरा तो कोई अधिकार है नहीं, आप जानते हैं जी कि पूरी आजादी का सवाल है। और कोई भी पत्रकार जब कहीं का भी हो, अगर हिंदुस्तान के पत्रकार हैं तो उनके लिए प्रायोरिटी हो सकती है। अगर वो पत्रकार अपना वो सवाल करते हैं, नहीं, मैं हम तो ये नहीं कह सकते, हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं किसी पत्रकार को प्रभावित नहीं करते। मैं अमेरिकी राष्ट्रपति के जवाब की बात कर रहा हूँ। उर्मिलेश जी जानते हैं इस बात को, लेकिन मैं अमेरिकी राष्ट्रपति के जवाब की बात कर रहा हूं। जब हमारे सबसे ट्रस्टेड एलाय रशिया के व्लादिमीर पुतिन पर सीधा हमला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तय नहीं होता है कि कौन सा सवाल सिर्फ हिंदुस्तान अमेरिका का ही सवाल करेंगे। ये पत्रकारिता है, ये आजादी है उनको कोई भी सवाल पूछने का। वो पाकिस्तान के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। नहीं, सवाल की पूरी आजादी है सर, सवाल की पूरी आजादी वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का है।
शाहनवाज भाई, आप इतनी साफ गोई से हर बात का जवाब देते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट पूरी तरह आजाद हैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए। बिल्कुल आजाद हैं। मैं उस पर नहीं सवाल कर रहा हूं, कोई टीका नहीं कर रहा हूं। आप फ्रंट फुट पर खेलने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन उसको भारत की एक मिनट शाहनवाज भाई, क्योंकि देखिए सिंपल सवाल ये है, क्या ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं क्रिएट हो गई? मैं कोई टीका नहीं कर रहा हूं बराक ओबामा पर या उस पत्रकार पर। हुआ पर क्या, एक्चुअल क्या हुआ कि भारतीय जमीन पर भारत के सबसे पुराने एलाय, जो मुश्किल वक्त में ढाल की तरह भारत के हितों की रक्षा करता रहा, रूस के राष्ट्रपति पर सीधा हमला होता है प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। यह हुआ सर, इसको अवॉइड किया जा सकता था क्या? मेरा सवाल सर ये। देखिए संदीप जी और मलेश जी ने जो बात कही और आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, बात सिर्फ ये है कि एक फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट ने ये सवाल खड़ा किया। वो पाकिस्तान पे भी पूछ सकते थे, अलकायदा पे भी पूछ सकते थे और किसी पे। उसमें भारत की भूमि का उपयोग कहाँ है? दोनों अपने, अगर नरेंद्र भाई गए ऑस्ट्रेलिया या गए अमेरिका और वहां कोई सवाल आया पाकिस्तान पे या चाइना पे, तो वो क्या कहेंगे? नहीं मैं अमेरिका में हूं इसलिए पाकिस्तान और चाइना पे मैं अपना रुख जाहिर नहीं करूंगा। हम लोग प्रवक्ता है, जब जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने किसी विषय पर, सवाल आ जाता है कोई और, तो क्या कहते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय पे थी इसलिए सवाल दूसरा आप नहीं खड़ा कर सकते। जी सरकार को पूरी आजादी है आपके पास सवाल पूछने का और जवाब देने की। अखिलेश बाबू 30 सेकंड है, मुझे ब्रेक लेना है। नरेंद्र भाई से भी अगर पूछा जाए अखिलेश बाबू, आपकी रिएक्शन जरूरी है इस पर, आपकी रिएक्शन जरूरी है पर सर 30 सेकंड की, मुझे ब्रेक में जाना है। अखिलेश बाबू, इसलिए ये बेवजह विषय आप बना रहे हैं इसको। जी अखिलेश बाबू, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। जी वो नहीं कर पा रहे रिस्पॉन्ड, मैंने कर दिया। आपने कहा कि ब्रेक के बाद नहीं आप 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए। ये देखिए जी अच्छा, मैंने सोचा ब्रेक पे जा रहे हैं। नहीं देखिए, ये दो बातें मैं कहना चाह रहा था। आज जो बराबर की बात शाहनवाज जी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं उसका आधार है, आज हम दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति हैं, चौथी सामरिक शक्ति हैं, पहली दूसरी तकनीकी शक्ति हैं, हम बहुत बड़ा बाजार हैं। जिसको भी राजनीति और व्यापार करना है हमें इग्नोर करके नहीं चल सकता है, और विशेष तौर से अमेरिका जैसे देश को। जी तो इसलिए कि कोई ये कहे कि आज हमें वो साइडलाइन करके या बिना हमारे बराबरी से बात करके चला जाए, ऐसा संभव नहीं है जी। क्योंकि हम अभी भी 50 साल भविष्य के सबसे बड़े बाजार हैं जी। और सबकी बैंक कैपेसिटी बढ़ी है। मुझे अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं और यहां पर यह सवाल एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट की या नहीं की, रूस से जुड़ा हुआ एक बयान, एक तल्ख बयान भारतीय जमीन पर आता है प्रधानमंत्री की मौजूदगी। देखिए, दो चीजें हैं, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक, या तो उस पत्रकार ने अपने मन से ये सवाल पूछा। ऐसा होता नहीं है सर, थोड़ा हम भी जानते हैं। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग जानते होंगे कि क्या पत्रकार सवाल पूछने से पहले किसी भी सरकार से पूछते हैं कि हम ये सवाल पूछें कि न पूछें? हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल से आप लोग नहीं पूछते, सरकार की परमिशन नहीं लेते। तो ये मानना गलत है कि उन्होंने या मोदी की या ओबामा की परमिशन ली होगी ये सवाल पूछने की। रही बात ये कि ओबामा के जवाब की, तो ओबामा ने ये जवाब दिया, वो जवाब दे सकते हैं, वो यूएन में कह सकते हैं, और अमेरिका की जैसे आदत रही वो कहीं भी किसी भी देश के लिए बोलता रहा है, चाहे उससे लगातार संबंध हो या ना हो। उसमें मोदी ने इन्हें कुछ नहीं कहा। अगर कुछ कहते तब फिर हम उसके सर 20 सेकंड का वक्त है। उर्मिलेश जी, और आखिरी कमेंट में शाहनवाज हुसैन से लेना चाहूंगा। आतंकवाद पर चर्चा तो हुई, पाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ, अलबत्ता अफगानिस्तान का 3-4 बार जिक्र आ गया। हाँ, ये आश्चर्यजनक है क्योंकि ओबामा साहब के आने से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा था कि 3 दिन कुछ नहीं होना चाहिए, है? लेकिन क्या 3 दिन के बाद सब कुछ होना चाहिए? हाँ। एक सवाल उठता है। तो मुझे लगता है भारत के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उनको लेकर अमेरिका की संवेदनशीलता, उनको लेकर जो एक कमिटमेंट दिखाना चाहिए अपने दोस्त के साथ, नए विकसित हो रही जो दोस्ती हमारी है। देखिए, एक माफ कीजिएगा बात, हमारी जरूरत अमेरिका है, लेकिन अमेरिका की हम बड़ी जरूरत है, ये आप मत भूलिए। हम केवल उनके भरोसे नहीं हैं, हमारे लिए बहुत दरवाजे खुले हैं, हथियार खरीदने के भी, औजार खरीदने के भी, और बहुत सारे। अमेरिका
भारत से जितना उसको जरूरत है उतनी हमें अमेरिका से जरूरत नहीं है। जी, इसलिए शाहनवाज भाई, नहीं समझना चाहिए। भाई आखिरी सवाल, 20 सेकंड का आपके पास वक्त है। आतंकवाद को लेकर हमारे कंसर्न्स प्रॉपर्ली एड्रेस अभी भी नहीं हो पा रहे हैं क्या ये कहना सही होगा? आतंकवाद का जवाब देने में और पाकिस्तान के हर सवाल का जवाब देने में और पाकिस्तान की हर मर्ज का इलाज करने में नरेंद्र मोदी और भारत सरकार सक्षम है। जी। हमारी अमेरिका से बात हो रही है, अमेरिका के सहारे की जरूरत हमें नहीं है पाकिस्तान से निपटने के लिए। जी। जैसा पाकिस्तान सवाल खड़ा करता है वैसा जवाब उसको मिलता है। जहाँ तक अमेरिका से भारत के रिश्ते का सवाल है, जी, दोस्ती हुई, बात निकली है, दूर तलक जाएगी। इंतजार कीजिए, इस रिश्ते का फायदा हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों को होगा। चलिए, ये नया अध्याय जुड़ता है, देश को फायदा होता है, आम जनता को इसका फायदा हो। यही मैंने शुरुआत में भी कहा, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। हमारे हित सत्य हैं तो सब भला है।